नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पारा लगातार गिरता जा रहा है। हार्ट कपा देने वाली ठंड ने लोगों को घरों से निकलना दूभर कर दिया है, लेकिन देश का अन्नदाता पिछले 23 दिनों से राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स पर विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर है। धरने पर डटे हजारों किसानों की मांग सिर्फ एक ही है कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। अब 23 दिनों के इस आंदोलन में कई किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। अकेले अगर टीकरी बॉर्डर की ही बात करें तो ठंड के चलते यहां पर 5 किसानों की मौत हुई है, लेकिन किसान ये साफ कर चुके हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलन और विपक्ष के हमले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि नए कानून किसान के हित में है। इन कानूनों से ना तो एमएसपी खत्म होगी ना ही मंडियां। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष कृषि कानून को लेकर किसानों को गुमराह कर रहा है। पिछले 6 महीने से कानून लागू है, लेकिन कोई शिकायत नहीं आई है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश के अधिकतर किसान इन कानूनों के साथ हैं, लेकिन अभी भी किसी को अगर आशंका है तो हम सिर झुकाकर हाथ जोड़कर हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यूं तो प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद कर रहे थे, लेकिन इस दौरान पीएम के निशाने पर विपक्ष था। पीएम ने कहा कि विपक्ष को सिर्फ कृषि सुधार के लिए उठाए गए फैसले का क्रेडिट न मिलने का मलाल है। पीएम ने कहा कि विपक्ष बेवजह किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि उनको क्रेडिट नहीं चाहिए, बस किसानों को विपक्ष बरगलाना बंद कर दे, झूठ बोलना बंद कर दे। देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं तो उनके पुराने बयान सुने जाएं। पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे, ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। पीएम मोदी ने किसानों से दिल खोलकर बात की और कृषि कानूनों का महत्व समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हमें एमएसपी हटानी ही होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करती। दूसरा ये कि हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुआई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसानों को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है। पिछली सरकार के समय गेहूं पर एमएसपी थी 1400 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर 1975 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय धान पर एमएसपी थी 1310 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार में ज्वार पर एमएसपी थी 1520 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार ज्वार पर प्रति क्विंटल 2640 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर एमएसपी थी 1950 रुपये। हमारी सरकार प्रति क्विंटल मसूर दाल पर 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय
चने पर एमएसपी थी 3100 रुपये। हमारी सरकार अब चने पर प्रति क्विंटल 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय तूर दाल पर एमएसपी थी 4300 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार तूर दाल पर प्रति क्विंटल 6000 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मूंग दाल पर एमएसपी थी 4500 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार मूंग दाल पर करीब 7200 रुपये 7200 रुपये एमएसपी दे रही है। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 3000 लाख मैट्रिक टन धान किसानों से एमएसपी में खरीदा, करीब करीब डबल। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में करीब 3.25 लाख मैट्रिक टन तिलहन खरीदा था। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 56 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा एमएसपी पर खरीदा है। तो प्रधानमंत्री की इन बातों को आपने सुना, लेकिन अहम सवाल यही बरकरार है कि आखिर इस समस्या का हल निकलेगा कैसे। आज की बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि मोदी सरकार में आखिर किसानों की किस्मत कितनी बदली है, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से आज कई बातों का जिक्र हुआ है। दूसरा सवाल यह है कि क्या एमएसपी पर विपक्ष बेवजह भ्रम फैला रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में इन बातों को कहा है। तीसरा और अहम सवाल यह भी है कि कानून के संशोधन पर आखिर किसान राजी क्यों नहीं है, क्योंकि किसान लगातार इस बात पर अड़े हैं कि इन तीनों कानूनों को जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका विरोध प्रदर्शन इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और आज इसी के साथ आज की चर्चा की भी शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। जितेंद्र चंदेलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जितेंद्र चंदेलिया जी, आपका भी बहुत स्वागत। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। अमनदीप केसरी जी, आपका भी स्वागत इस चर्चा में। राजेश दहिया जी हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं, राजेश दहिया जी, आपका भी स्वागत। और अमित नेहरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित नेहरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, आज चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में किसानों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरे देश के किसानों को एक संदेश देने की कोशिश यहां पर की है। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण यही बरकरार है, क्योंकि किसान बार बार कह रहे हैं कि उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर राजनीति कर कौन रहा है इस विषय पर? देखिए, एक तो प्रधानमंत्री जी का जो आज का संबोधन है मध्य प्रदेश के किसानों के माध्यम से, एक प्रकार से देश भर के किसानों से उन्होंने संवाद किया है, उसमें स्पष्ट तौर पर वो आंकड़े प्रस्तुत करते हुए, तथ्य रखते हुए किसानों को ये समझाने का प्रयास किया गया है, नए सिरे से बताने का, एक बार फिर से बताने का प्रयास किया गया है कि कुल मिलाकर जिन जिन बातों पर उन्हें आंदोलन के लिए उकसाया जा रहा है, वो सब उनमें से ज्यादातर बातें वो भ्रामक हैं, तथ्यों से परे हैं, उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। मसलन उदाहरण के तौर पर मुझे आप एक बिंदु कहने देंगे तो सबके सब जो आंदोलन के तथाकथित आगू हैं, वो लगातार ये कहकर के किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो गया या तोड़ा एमएसपी नहीं रहेगा। आप हमारी सरकार का एमएसपी के प्रति रवैया क्या है, अगर इसको जानना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने आंकड़े दिए कि जो एमएसपी गेहूं का कांग्रेस की या यूपीए की सरकार में मिल रहा था वो कितना था, और अब हमारी सरकार में क्रमवार बढ़ते बढ़ते वो कहां पहुंचा है। कानून लागू हुए 6 महीने हो गए हैं, कोई एक मंडी बंद नहीं हुई है, और अगली फसल जो गेहूं की आने वाली है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य हम घोषित कर चुके हैं। इसी प्रकार जितना गेहूं पिछली सरकार में खरीदा जाता था उससे करीब करीब 2 गुना पिछले सीजन में खरीदा गया। इसी तरह धान की खरीद साल दर साल समर्थन मूल्य पर जो हुई है वो बढ़ी है। तिलहन की, दलहन की खरीद वो लगातार बढ़ी है। तो जो सरकार समर्थन मूल्य भी बढ़ा रही है, जो सरकार खरीद की मात्रा भी बढ़ा रही है, जो सरकार एपीएमसी मार्केट के आधुनिकीकरण पर 500 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुकी है, उस सरकार को ये कहना कि आप एपीएमसी खत्म कर दिया आपने, मंडी खत्म हो गई या हो जाएगी,
इस तरह की बातें भ्रम नहीं है तो क्या है? भ्रम ये भी फैलाया जा रहा है कि किसान की जमीन चली जाएगी। सबसे बड़ी प्यारी चीज होती है हमारे यहाँ हरियाणा, पंजाब, क्या पूरे देश में जमीन। और जब किसान को कोई ये कहेगा, नेता, किसान नेता खड़ा होकर के, कि तुम्हारी जमीन चली जाएगी, तो एक बार सबके सब किसानों का रिएक्ट करना स्वाभाविक है। परंतु सच्चाई क्या है? कानूनों में, कॉन्ट्रैक्ट संबंधी जो कानून है उसमें ये स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में किसी भी किसान की कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने वाला व्यक्ति 1 इंच भूमि ले नहीं सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जमीन का नहीं होना, कॉन्ट्रैक्ट फसल का होना है। लेकिन प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, तो फिर क्या पिछले 23 दिन से सिर्फ भ्रम की वजह से ये आंदोलन इस तरीके से चल रहा है? आप ये कहना चाह रहे हैं सिर्फ भ्रमित लोग हैं? साहब, मैं फिर कह रहा हूं कि जो आंदोलनकारी वहां पर बैठे हैं उनमें से अधिकांश आपको ऐसे मिलेंगे जिनको कानूनों के प्रावधान सही ढंग से इन नेताओं के कारण, विपक्ष के भ्रम के कारण उनकी जानकारियां तक नहीं पहुंची। आप देखिए तो सही, गजब की बात हो रही है कि पंजाब प्रांत, हमारा पंजाब राज्य, वहां की कांग्रेस की सरकार, उसने विधानसभा में कानून बना के कह दिया कि हम ये दिल्ली वाले कानून या केंद्र सरकार के मोदी जी के बनाए कानून लागू नहीं करेंगे। अब लागू नहीं करेंगे। किसान जो समर्थन मूल्य को लेकर कुछ कह रहे थे उसके लिए भी कुछ व्यवस्था उन्होंने कर दी। उसके बावजूद पंजाब का किसान अगर आंदोलन पर बिठा दिया इन्होंने वहां ले जाकर, तो इसके पीछे कुछ तो भ्रम है, कुछ तो षड्यंत्र है। चलिए ठीक है, अब दहिया जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। दहिया जी जवाब दीजिए भाई, किसने भ्रमित कर दिया? पिछले 23 दिनों से आप लोग विरोध कर रहे हैं, सिर्फ भ्रम की वजह से है क्या? आयुष जी, हमें किसी ने भ्रमित नहीं किया हुआ है। किसान अब समझ चुका है कि ये जो सरकारें हैं ये हमारा बेवकूफ बना रही है, हमारा शोषण करने के लिए तैयार कर चुके हैं। इन्होंने जो एजेंडा बढ़ाया है वो टोटली किसान विरोधी है। और जैसे ये बैठ के प्रोसेस कह रहे हैं जमीन नहीं जाएगी, ये जमीन तो हमारी पहले भी ले चुके हैं, और जो अब फसल की बारी आ चुकी है, लोगों को रोकना चाहिए। स्टूडियो में ये अपराध हो रहा है देश के प्रति। किसकी जमीन ले ली? राजेश दहिया को बताना चाहिए आज चैनल पे बैठ के, किसकी जमीन ले ली? बताइए कौन सी जमीन ले ली इस कानून के अंतर्गत? इस कानून के अंतर्गत सुनते हैं किसी एक प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, मुझे लगता है बात कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कभी कभी अधूरी बातों से पूरा जो जिस्ट है वो निकलता नहीं है। एक बात सुनते हैं क्या करें, झूठ बोलते हैं। दहिया जी की बात को सुनते हैं, वो क्लैरिफाई करेंगे। वीरेंद्र चौहान जी वो क्लैरिफाई करेंगे, वो क्लैरिफाई करेंगे। थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें वीरेंद्र चौहान जी, वो क्लैरिफाई करेंगे। जमीन का मतलब ठीक है, दहिया जी की बात को एक बार सुन लेते हैं, कंप्लीट करने दें उनको एक बार। वीरेंद्र जी उनको कंप्लीट करने दें, वीरेंद्र जी उनको कंप्लीट करने दें, वो बताएंगे, वो स्पष्टीकरण देंगे किसकी किसकी जमीन गई है। दहिया जी की बात कंप्लीट हो जाए एक बार। दहिया जी, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उनके जो कानून को धज्जियां उड़ा दी थी, और सिर्फ वहां पे जो फैक्ट्री लगी हुई ना रिलायंस की, उसको जमीन का बेनिफिट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कानून बदला गया। और जस्टिस खन्ना के जो बेंच में था उसमें हमारे खिलाफ फैसला दिया। हमारे किसानों ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो जस्टिस है हमारे खिलाफ फैसला करेगा, इसको चेयरमैन से हटा दिया जाए। उसी बेंच का वो चेयरमैन रहा। अगर उसमें कुछ गिरा अंदर कुछ होता अपने केस से हट जाता। चलिए दहिया जी, मुझे ये बताइए, चूंकि आज जिक्र हम लोगों ने चर्चा की शुरुआत इस बात से की क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज किसानों को संबोधित करते हुए एक बार फिर से आप लोगों को आश्वस्त किया। दहिया जी ठीक है, दहिया जी ठीक है, दहिया जी मुझे ये बताइए, दहिया जी मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री ने आज फिर से आश्वस्त किया कि एमएसपी पर कोई आंच नहीं आएगी, मंडियां समाप्त नहीं होंगी, आप लोगों की जमीन कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कोई ले नहीं सकता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी कोई शंका है तो बातचीत के लिए हम अभी भी तैयार हैं। 25 तारीख को फिर प्रधानमंत्री ने कहा देश के किसानों से वो संवाद करेंगे। दहिया जी, मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जिस बात को कह रहे हैं उस पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा आप लोगों को? प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि मैं 15 लाख लाऊंगा, सबके अकाउंट खुलवा दिए। अकाउंट खोलने के बाद जो गरीब आदमी थे ना, उनके 1000 रुपए भी बैंक में कट गए। कितने करोड़ रुपए घोटाला हो गया, किसी बैंक में अकाउंट में पैसे गए। अब ये किस तरह की झूठ बोल रहे हैं आयुष भाई? बताइए कौन सा घोटाला हो गया? कितने बड़े फ्रॉड है ये, कितने बड़े फ्रॉड है राजेश भैया? टेलीविजन पे बैठ के बेतुकी बातें कर रहे हैं। प्रूव इट कौन सा फ्रॉड हुआ है राजेश भैया? प्रूव इट कौन सा फ्रॉड हुआ है राजेश भैया? साबित करिए कौन सा फ्रॉड हुआ बैंकों में, कौन सा फ्रॉड हो गया जनधन खाते खुलने से? किस तरह के झूठ बोल जाते हैं टीवी पे बैठ के। ऐसे ही लोग किसानों को गुमराह करते हैं। गुमराह करने का प्रमाण राजेश दहिया है। गुमराह करने की टेक्निक का प्रमाण टेलीविजन पर बैठे हुए राजेश दहिया है। अपनी एक भी आरोप का सबूत दे दें, एक भी आरोप का सबूत दे दें
है, आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलते हैं। जितेंद्र चंदेलिया जी को चर्चा में शामिल करेंगे। जितेंद्र चंदेलिया जी, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी ने कहा कि आपके स्टेट का उन्होंने जिक्र करते हुए कि भाई पंजाब के अंदर सरकार आप लोग चला रहे हैं, वहां पर आप लोग कहते हैं कि आप केंद्र के कानून को मानेंगे नहीं, लेकिन कानून जो आप लोग बनाते हैं अब उसके बाद किसान यहां पर आते हैं, विरोध प्रदर्शन करने लग जाते हैं। पॉलिटिकली आप लोग मोटिवेटेड कर रहे हैं, ये सीधा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, किसान को कोई भ्रमित नहीं कर रहा है। आपने देखा, देश को आज समझना होगा, जिस तरीके से रेल गेल भेल सेल ओएनजीसी बीएसएनएल जो सरकारी उपक्रम थे जो भारत सरकार के खजाने को भरते थे, आयुष जी, जिस तरीके से उनको निजीकरण के द्वारा पूंजीपति साथियों को मोदी जी ने देने का काम किया, जिस तरीके से देश में जीएसटी नोटबंदी ऐसे काले कानून लेके आए, तो आज पूरा देश देख रहा है। और आज मैं बताना चाहता हूँ, रायशुमारी के लिए जब ये 900 पेजों के 3 कृषि काले कानून बनाए गए थे, अगर इनकी मंशा ठीक थी, किसान के प्रति नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री हमारे देश के, उनकी मंशा ठीक थी, तो मैं बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के अंदर शिव शर्मा काका जी किसान मजदूर महासंघ में नरेंद्र तोमर जी उनके संगठन में रहे, पदाधिकारी रहे, कोषाध्यक्ष रहे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, लेकिन नरेंद्र तोमर जी ने अपने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव शर्मा काका जी को नहीं बुलाया। और मैं बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा खुलासा आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं, मेरे आदरणीय प्रवक्ता साथी सुने और मेरे दर्शक भी सुने आपके चैनल के माध्यम से। जब 2011 में माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय इन्होंने एमएसपी देने के लिए एक मसौदा तैयार किया। उस समय देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने इन्होंने खुद हस्ताक्षर करके, ये कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे उस समय नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, इन्होंने प्रस्ताव वहां पर भेजा, लेकिन कुछ खामियों की वजह से वो बात नहीं बन पाई। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, आयुष जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आयुष जी? जी मैं सुन रहा हूँ। थोड़ा वॉल्यूम तेज करेंगे मेरा? जी जी जितेंद्र जी मैं सुन पा रहा हूँ, बात रखें। आयुष जी, उस समय इन्होंने खुद हस्ताक्षर नरेंद्र मोदी जी के थे कि एमएसपी किसान को, देश के किसान को दिया जाए, लेकिन जैसे सत्ता में नरेंद्र मोदी आते हैं और जो वादा इन्होंने अपने पूंजीपति साथी अडानी अंबानी जैसे लोगों से किया, वो वादा निभाया, देश के किसान से वादा नहीं निभाया। सबसे पहले इन्होंने देश के किसान और मजदूर को मारने का काम किया। मैं हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि राजनीति आप बाद में कर लेना, पहले किसान मजदूर की आप सुनिए। किसान शहादत दे चुके हैं, बाबा राम सिंह जी शहादत दे चुके हैं, कितने किसानों को आप मारेंगे? मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को आप जेल में डाल दीजिए, राहुल गांधी जी को जेल में डाल दीजिए, हुड्डा जी को, रणदीप जी को जेल में डाल दीजिए, मुझे जेल में डाल दीजिए, लेकिन किसान को मत मारिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ। देश के किसानों को मारने का काम किया जा रहा है, जो 900 पेजों के काले एमएसपी कहाँ चला गया? हरियाणा केवल एक बात बता दो, एमएसपी खत्म हो गया क्या? इतना बड़ा क्यों बोलते? आपने एमएसपी देने का एमएसपी कहीं चला गया क्या? एमएसपी कहीं चला गया क्या? अरे अज्ञान मत फैलाओ देश में, भ्रम मत फैलाओ देश में। जितेंद्र चंदेलिया जी, भाई देखिए ये तो कंफर्म करना होगा ना आपको। देखिए इफ बट पर तो नहीं होगा, इफ बट पर नहीं चलेगा कि ऐसा हो जाएगा। एमएसपी खत्म हो गया क्या? वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको ये समझाना तो पड़ेगा। जो बात समझा रहे हैं प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, जो बात कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं हो रहा, आपको समझाना पड़ेगा कैसे खत्म हो गया। तो शीतकालीन सत्र बुलाते, अगर उनकी किसान के प्रति मंशा ठीक होती तो वो लोकसभा का सत्र बुलाते और तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए बुलाते, लेकिन उन्होंने शीतकालीन सत्र को भी उन्होंने। चलिए ठीक है चंदेलिया जी, मैं फिर से आऊंगा इसी सवाल पे, मैं आपसे जवाब दूंगा। भाई देखिए, अगर आप विरोध कर रहे हैं तो आपको बताना तो पड़ेगा, समाप्त कैसे हुआ है। ठीक है, अमनदीप केसरी जी को मैं चर्चा में शामिल करूंगा। अमनदीप केसरी जी, भाई विपक्ष भ्रम फैला रहा है, ये सीधा सा आरोप है सारी विपक्षी पार्टियों के ऊपर। आपके ऊपर भी यही आरोप है कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, इसलिए किसान बैठा हुआ है। ठीक है, वीरेंद्र जी शांत हो जाए थोड़ा, वीरेंद्र जी, चंदेलिया जी शांत हो जाए। अब अमनदीप केसरी जी को सुनेंगे। अमनदीप केसरी जी, विपक्ष भ्रम फैला रहा है। जी आयुष जी, देखिए सबसे बड़े वक्ता के रूप में जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे पास नेता है नरेंद्र मोदी जी, और वो लोगों को इतना ज्यादा आकर्षित कर सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं, तो इन कृषि काले कानूनों के अगर चंदेलिया जी, चौहान जी थोड़ा शांत हो जाए। अमनदीप केसरी जी बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं थोड़ा। चंदेलिया जी और चौहान जी दोनों लोग शांत हो जाएं, दोनों लोग शांत हो जाएं। चंदेलिया जी अब आप शांत हो जाएं, थोड़ा सा धैर्य रखें। अमनदीप केसरी जी कंटिन्यू करें। जी आयुष जी, मैं यही कह रहा था कि अगर किसान को विपक्ष ने बहका रखा है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास और केंद्र की सरकार के पास इतने बड़े बड़े सूरमा वक्ता हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनसे बड़ा कोई वक्ता नहीं, उनसे बड़ा कोई एक्टर नहीं,
तो वो क्यों नहीं उनको फायदे की बात समझा जाते। वो दिल्ली छोड़ के आज मध्य प्रदेश में किसानों को संबोधित कर रहे हैं, और जब उनके घर पे, बिल्कुल उनकी दिल्ली की सरहद पे लाखों किसान बैठे हुए हैं, उनको वहीं संबोधन करके और उनको उनका भ्रम दूर करिए। कौन रोक रहा है उनको? कौन उनका माइक बंद करता है? कौन उनको वहां पर वर्चुअल रैली करने से मना कर रहा है? और देखिए, आपने अच्छा सवाल किया कि मैं समझाऊंगा। मैं वीरेंद्र चौहान जी की एक एक बात को समझाऊंगा। पहली बात, वीरेंद्र चौहान जी ने बड़े दावे से अपनी पीठ थपथपाई कि हमारी सरकार ने, जैसे मोदी जी ने भी अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार में हमने एमएसपी पे ज्यादा जो है फसलें खरीदी, तिलहन दलहन खरीदा, हमारी सरकार में एमएसपी इतना बढ़ गया। तो इनसे एक सबसे बड़ा वाजिब सवाल ये है कि जब उस व्यवस्था में इतने बढ़िया आप अग्रसर हो रहे हैं, तो नई व्यवस्था लाने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? और वो भी कोरोना के समय में। कोरोना के समय में जब इतनी बड़ी महामारी इस देश के ऊपर थी, और जो पूरे विश्व के अंदर हमारा देश ऐसा था जो महामारी के अंदर इतना बुरा फंसा हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री जी को इन सुधारों की याद आती है। आप समझ सकते हैं, आप खाई से लटके हुए हैं, आप इतने बुरे दौर में गुजर रहे हैं, आपको उस समय कृषि सुधारों की याद आ जाती है। अगर ये सुधार थे तो आपने जो इतनी पीठ थपथपाई, वो किस लिए थपथपाई? यानी कि आपकी पहली व्यवस्था गलत थी। आप कॉन्ट्राडिक्ट ना करें अपनी बातों को, या तो पहली व्यवस्था सही थी या जो नई व्यवस्था आप लाने जा रहे हैं वो सही है। और एमएसपी की बात पर मैं आपसे चाहूंगा कि आपके माध्यम से सवाल पूछूंगा, और आप भी को भी ये कहना चाहूंगा कि इस पर ध्यान दीजिए। अगर एमएसपी इतने सालों से वहीं की वहीं है, तो 94% फसलों को एमएसपी क्यों नहीं मिलती? इसलिए किसान कह रहा है, खाली घोषणा करने से एमएसपी की घोषणा होती रहेगी साल, उसका मतलब ये नहीं है कि एमएसपी रहेगी। 94% किसानों को आज भी एमएसपी नहीं मिलती, उसका जवाब किसान चाहता है। और जो 6% किसान बचे हैं ना, उनको भी यही डर है कि जैसे अभी तक 94 को नहीं मिलती, हमें थोड़ी बहुत हरियाणा पंजाब में जो सरकारी खरीद की वजह से मिलती है, हमें भी जाती रहेगी। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अगर धान 1850 रुपए क्विंटल हरियाणा पंजाब में सरकार द्वारा खरीदी जाती है, तो यूपी बिहार की धान 1100 में क्यों बिकती है? उसको क्यों आना पड़ता है हरियाणा पंजाब में? आपको याद है कि पिछली बार हरियाणा सरकार ने जितनी धान खरीदी थी, उसकी एवरेज 75 क्विंटल प्रति एकड़ आ रही थी, और जबकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक एकड़ में ज्यादा से ज्यादा 30 क्विंटल या हद से हद 35 क्विंटल निकल सकती है, लेकिन एवरेज ही 75 क्विंटल आ रही थी। उसका मतलब ये कि दूसरे राज्यों से धान यहां पर आया गया। तो क्यों नहीं भाई? अगर एमएसपी सबको मिल रही है, तो उनको यूपी बिहार वालों को क्यों नहीं मिल रही? भाई उत्तर दे दूं इस बात का, नहीं तो ठीक है, प्रश्न रह जाएगा। चलिए ठीक है। नहीं वीरेंद्र जी, आप, मुझे लगता है आप नोट कर लिए, भाई इनकी बात का जवाब दीजिएगा। लेकिन अमित जी भी हमारे साथ हैं, उनका एक कमेंट मैं लूंगा। अमित नेहरा जी, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, क्योंकि भ्रम फैलाने की बात बार बार आ रही है, कौन फैला रहा है ये भ्रम? और अगर ये भ्रम ही फैलाया जा रहा है, तो क्या ये जो किसान बैठे हुए सारे भ्रमित हैं? अमित नेहरा जी। देखिए, ये तो किसान जाने या भ्रम फैलाने वाला जाने या भ्रम लगाने का जो आरोप है वो जाने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई किसी के भ्रम में आके इतने ठंड में कि माइनस के आसपास तापमान हो गया वहां पे आके बैठेंगे। तो इसका मतलब ये है कि भ्रम फैलाने वाले ज्यादा मजबूत है, उनके पास वैचारिक क्षमता ज्यादा है, उनके पास जो चुंबकीय पावर है वो भी ज्यादा है। मैं तो यही कह सकता हूँ। हल क्या है? क्योंकि आज अमित जी बार बार प्रधानमंत्री इस बात को कहते रहे कि भाई एमएसपी को लेकर के मैं इंश्योर करता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के, उसके अलावा भी कोई बिंदु हैं तो उस पर भी हम चर्चा के लिए तैयार हैं। क्या इन विषयों से या इन बातों से आपको लग रहा है कि इस आंदोलन पर कोई असर पड़ने वाला है? क्योंकि बार बार यही बातें दोहराई जा रही हैं। देखिए आयुष, इसमें बिंदु दो ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये नहीं है बिंदु, बहुत सारे बिंदु हैं। सबसे पहले तो बिंदु ये है कि क्या ये कृषि है, ये राज्य का विषय है, केंद्र का विषय है, जो पहली जो आवाज है। दूसरी बात ये है कि चलो केंद्र ने मान लिया अपना विषय, तो क्या इसको लागू करने से पहले, कानून बनाने से पहले स्टेक होल्डर से बात की गई, कृषकों से बात की गई, कृषि संगठन है जो कृषकों के संगठन है उनसे बात की गई? क्योंकि जो ये पहले दौर की बातचीत हुई थी तो कृषक संगठनों ने इस पे सवाल उठाए थे और सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं था। उसी के चक्कर में ये 5 वार्ताएं हुई थी, 5 या 6, तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। फिर अब बात आ जाती है, देखिए कि एमएसपी जारी रहेगी। सरकार ने ये कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि मैं वायदा करता हूं कि एमएसपी जारी रहेगी।
लेकिन कागजों में ऐसा दावा नहीं है। ना तो ये है कि एमएसपी खत्म होगी, ना ये है कि एमएसपी जारी रहेगी। पर चलो मान लेते हैं कि ये सरकार जब तक रहेगी तब तक एमएसपी जारी रहेगी, इनका वायदा है। लेकिन किसानों का डर ये है कि सरकार आने जानी चीज होती है, सरकार लगातार किसी भी पार्टी की या किसी भी व्यक्ति की नहीं रहती है, प्रकृति का नियम है। ये कल को चले जाएंगे और दूसरी सरकार आके एमएसपी बंद कर दें, तो वायदा तो इन्होंने किया है, अगली कैसे पूरा करेंगे? वो कहेंगे जिन्होंने वायदा किया था उनसे कर लो आप। तो ये अगर रिटर्न में आ जाए, किसान संगठन ये चाहते हैं, एमएसपी वाली बात तो ये है। तो मैं ये नहीं कहता कि लिखित में है तो खत्म हो जाएगी या नहीं है तो नहीं होगी। अब दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है जो किसान कह रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसकी जो ऊपरी सीमा है कि कोई भी व्यापारी कितना भी अनाज खरीद सकता है। अच्छी बात है, सरकार तरक्की दे रही है कि जब ये लिमिट खत्म हो जाएगी तो हर कोई खरीद सकता है किसानों की उपज। अच्छी बात है, उससे पैसा बढ़िया मिलेगा, किसानों का फायदा होगा। लेकिन साथ में मैं ये कहता हूं कि सरकार को ये रेट्रोस्पेक्टिव करना चाहिए था। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है किसी भी कानून को कि उससे पहले जो कानून हो उसी टाइम से ये लागू हो जाए। जैसे 1955 में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट प्रभाव में आया था, तो आप उस पे क्यों नहीं जोड़ देते? क्योंकि बीच में जिन्होंने कालाबाजारी के चक्कर में जिनको जेल हो चुकी है या जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, वो भी तो योगदान दे रहे थे किसान की फसल का भाव बढ़ाने के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो कालाबाजारी नहीं कर रहे थे इस सरकार के अनुसार, वो तो किसान को फायदा दे रहे थे। तो उनके मुकदमे खारिज करने चाहिए तुरंत प्रभाव से। मेरी तो ये मांग है, मैं इसका ना तो समर्थन करता हूं ना विरोध करता हूं इस एक्ट का, लेकिन मेरी एक छोटी सी मांग ये है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव करना चाहिए, क्योंकि वो कालाबाजारी नहीं कर रहे थे। तो इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो किसान जवाब चाहते हैं और सरकार को आगे आके उसका जवाब देना चाहिए। जी आयुष। ठीक है वीरेंद्र जी, अब जवाब दीजिए। देखिए, अमनदीप जी के सवालों से शुरू करता हूं। अमनदीप जी ने कहा कि इसको लाए क्यों, क्या जरूरत थी लाने की जब आपकी व्यवस्था पहले बड़ी बेहतर थी और अच्छी खरीद कर रहे थे। हमारा दावा है कि हम पहले ही अच्छी खरीद कर रहे हैं हरियाणा पंजाब में, और ये कह रहे हैं जी अगर अच्छी थी तो फिर नई व्यवस्था क्यों लाए। इसका स्पष्ट सा उत्तर है, और मैं अमनदीप जी को नहीं दूंगा क्योंकि अमनदीप जी शायद समझने के लिए राजनीतिक कारणों से तैयार ना हो। मैं किसानों को उत्तर देना चाहता हूं। पहले की व्यवस्था यानी एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था वो अच्छी है, बेहतर है, और हमने उसको बंद नहीं किया है, ना हमने उसको बंद करना है। वो व्यवस्था काम है। दूसरी बात ये कि नया क्या लाए, नया हम केवल इतना लाए हैं अपने किसान भाइयों के लिए कि पहले किसान बंधा हुआ था कि उसको खेत में अपनी फसल काटने के बाद ट्राली में भर के उसके पास एक ही रास्ता था कि उसको सीधे मंडी में जाना पड़ता था। वो मंडी का गुलाम था एक मायने में, और मंडी में क्योंकि उसको जाने की बाध्यता थी, इसलिए अनेक किसान संगठन, किसानों के अनेक नेता वो समय समय पर इस आशय की मांग करते रहे कि हमें एक मिनट, मेरे बीच में मत बोलिए कृपा करके, मेरे बीच में मत बोलिए, कृपा करके मत बोलिए, बाद में कह लीजिएगा। तो किसानों की ये मांग थी कि उन्हें मंडी से बाहर भी बेचने का विकल्प मिलना चाहिए। जब कोई दवा वाला अपनी दवा का रेट तय कर सकता है, जब कोई किसी और उत्पादन करने वाला उद्योग वाला अपनी वस्तु का दाम तय कर सकता है, तो किसान को भी कहां बेचूं, किस दाम पर बेचूं, इसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। नया कानून ये कहता है जिसको एपीएमसी मार्केट या मंडी में अपनी फसल बेचनी है एमएसपी पर, वो पहले की तरह आगे भी बेच सकेगा। और नए कानून में केवल ये चीज जोड़ी गई है कि आप नए कानून के तहत अपनी फसल को मंडी के बाहर अगर बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। तो किसान से कुछ लिया नहीं, किसान को रास्ता दिया है, किसान के लिए कुछ हमने जोड़ा है। अमनदीप जी, दूसरी बात जो एक क्षण रुक जाइए, मैं उत्तर दे दूं पहले, फिर ये है एक कहा कि जी 6% किसानों को लाभ मिल रहा है। जी हाँ, 6% किसानों को नहीं, टोटल जितना उत्पाद होता है देश भर में, उत्पादन होता है अनाज का, संभवतः ये आंकड़ा उसका है जिसको ये और अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर ये आंकड़ा 6% है आज,
और बुरा है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने तो बढ़ाया है, पहले से ज्यादा किया है, तो इससे पहले तो और कम था साहब। हमने बेहतरी की है तो हमारा अभिनंदन कीजिए, हमें दोष मत दीजिए, और जो लोग सत्ता में रहे हमसे पहले उनको माफी मांगनी चाहिए कि कम फसल क्यों एमएसपी पर खरीद हो रही थी। दूसरी, हमारे पत्रकार मित्र ने जो प्रश्न उठाए उन पर मैं आना चाहता हूं। उन प्रश्नों के उत्तर साहब ये हैं, राज्य का विषय है कि केंद्र का विषय है, इस बारे में कोई नहीं कह, किसी ने गंभीरता से इस प्रश्न को किसी ने अदालत में भी नहीं उठाया, और जिसको उठाना है वो अदालत में उठा सकता है। जो कृषि है वो निश्चित रूप से राज्य का विषय है, लेकिन व्यापार, कृषि का व्यापार, वो जो साझी सूची है उसका विषय है। इस पर कोई लंबा चौड़ा विवाद नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी को इस पे संदेह लगता है तो उनको स्वतंत्रता है, वे अदालत में जाकर के उसको चुनौती दे सकते हैं। भारत की चुनी हुई सरकार ने, चुनी हुई संसद ने नियमों के अनुसार संविधान सम्मत तरीके से अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसानों की बेहतरी के लिए कानून बनाए हैं। एक प्रश्न ये है कि सरकार की तरफ से साहब एमएसपी का लिखित आश्वासन नहीं आया और मोदी जी की सरकार कल को नहीं रहेगी तो क्या होगा। अब जरा ये प्रश्न बड़ा विचित्र इस मायने में है कि आज की सरकार यानी मोदी जी की सरकार वो पहले से बेहतर एमएसपी दे रही है। उसने आने वाले समय के लिए ये कह दिया कि हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं कि एमएसपी जारी रहेगा, चाहे संसद में कहना हो, चाहे यूनियनों को लिखकर देना हो, चाहे किसानों को लिखकर देना हो। उसके बावजूद हमारे खिलाफ तो आंदोलन हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि कल को कोई सरकार आ गई और उसने पलट दिया तो साहब अगर हम कानून बनाकर भी चले जाएं, कल को कोई और सरकार आएगी वो भी पलट सकती है। जो पलटेगा, जो एमएसपी को हटाएगा, जो एमएसपी को कमजोर करेगा, आंदोलन उसके खिलाफ करना साहब। हम तो एमएसपी को मजबूत करने वाले हैं, हम तो एमएसपी को बढ़ाने वाले हैं, हम तो एमएसपी का विस्तार करने वाले हैं, तो आंदोलन किसके खिलाफ? चलिए अब दहिया जी जब संशोधन पर बात बन रही है कि हम कुछ बातों पर संशोधन के लिए तैयार हैं, तो फिर इस बात पर अड़ जाना कि आप ये तीनों कानून जब तक वापस नहीं लेंगे हम धरने से नहीं उठेंगे, इसके क्या मायने? सर संशोधन जो है वो प्रैक्टिकल बात ही नहीं कर रही है। जितना लेक्चर हमारे प्रोफेसर साहब ने दे दिया एमएसपी पे, आप भी मैं बताता हूँ कि जो एमएसपी है उससे 30% कम पे फसल बेचनी पड़ रही है, कोई खरीदता नहीं हमारी फसल को। जो वो फिर बोलेगा बीच में, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री तो बोलूंगा। अरे चौहान साहब मैं झूठ नहीं बोलता, दूसरी बात है कि आप बीजेपी बोलते हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मक्का के लिए कहा, आयुष जी इसको चुप कराओगे क्या? ठीक है वीरेंद्र चौहान जी थोड़ा धैर्य रखें भाई, दहिया जी को क्या लेने दें, किसान नेता हैं, जो बात गलत लग रही ठीक है आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा, वीरेंद्र चौहान जी उसको करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन बीच में मुझे लगता है ऐसे टोकने से उनकी बात भी कंप्लीट नहीं होगी। सुनते हैं उनकी बात को सुनते हैं, और कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में भी हैं। वीरेंद्र चौहान जी, प्रदेश की जनता समझ रही है, उसको पता है, भ्रमित ऐसे नहीं होता है कोई। चलिए एक सेकंड सुनते हैं भाई, दहिया जी की बात को सुन लेते हैं, वीरेंद्र चौहान जी सुनते हैं। अरे किसान जी, किसी एक किसान का नाम बताइए जिसकी इन कानूनों के कारण जमीन चली गई हो, किसी एक किसान का दहिया जी नाम बता दो। आप अपनी रिस्पेक्ट आपकी, आप बीजेपी प्रवक्ता रहे, आप किसानों के मामले इंटरफेयर मत करें। मैं किसान हूँ, आपसे बड़ा, आपसे ज्यादा किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान और किसानी करता भी हूँ। आप मुझे ये बताइए किसी एक किसान का नाम ले दो, आप राजेश भैया, किसी एक किसान का नाम ले दो जिसकी जमीन में कानून के कारण चली गई हो। आयुष जी इस पर ज्यादा बोलना चाहिए क्या? मुझे बदतमीजी करनी पड़ेगी? जवाब दो ना। चलिए वीरेंद्र जी थोड़ा शांत हो जाए, वीरेंद्र जी थोड़ा शांत हो जाए, ठीक है वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि आपने जो कहना था आपने कह दिया, उनके पास जवाब होगा तो दे देंगे उस बात का जवाब, ठीक है अब धैर्य रखें थोड़ा। दहिया जी कंप्लीट करें, आप मक्का बोइए। और दहिया जी ये भी बताइएगा, मेरा जो सवाल था कि जब संशोधन के लिए कुछ बातों पर तैयार है सरकार, तो इस बात पर अड़ जाना कि आप पूरे कानून वापस लीजिए, इसके क्या मायने समझे जाएं? आयुष जी, हम इन सरकार से विश्वास उठ चुका है किसानों का। किसान जब तक बैठे रहेंगे सड़कों पे तब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे, ये 3 कानून वापस नहीं होंगे। कि हमारे रोज के 2 आदमी मर जाएं, कि 5 आदमी मर जाएं,
अंग्रेजों ने 9 महीने बाद कानून बदला था। मैं देखता हूं कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी 9 महीने पूरे करेंगे या 1 साल बाद कानून बदलेंगे। हम सड़कों पर बैठे रहेंगे, कितने प्रवक्ता आए, कितनी पार्टी आ जाए, हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, किसी प्रवक्ता की सुनने वाले नहीं है। हमें अपना हक चाहिए, अपना घर बसाना चाहिए। हमारे बच्चे हम सड़कों पर आए हुए हैं और ये हमें कहते हैं कि ये हम उग्रवादी हैं, नक्सलवादी हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि 22 इनके आंदोलन में हमारे 22 प्रधानमंत्री हैं और ये यहाँ बैठ के लेक्चर करते हैं। आज आप उत्तर दो, पुलिस चुनौती देता हूँ, मूल प्रश्न का उत्तर दो। गलती आप जो आप पेट भर के खाना खाते हो ना, वो किसानों पैदा किया है। हाँ, मैं भी किसान हूँ, मैं भी पैदा करता हूँ। चलिए अब चंदेलिया जी को भी बोलने दीजिए भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं जितेंद्र चंदेलिया जी। इनको चुप कराइए। ठीक है, एक सेकंड, अब चौहान जी शांत हो जाइए भाई। दहिया जी इसका जवाब नहीं देना चाह रहे, म्यूट कीजिए चंदेलिया जी से। देखिए आयुष जी, मैं बताना चाहता हूँ, आपने देखा कि इनके गठबंधन के अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल जो इनकी कैबिनेट में मंत्री थी, जब उन्होंने किसान के गुस्से को देखा और अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती दिखी तो उन्होंने किसान के पक्ष में इस्तीफा दिया। हरियाणा के अंदर श्याम सिंह राणा से लेकर इनके पंचकुला के विधायक असीम गोयल से लेकर आज सर छोटू राम, जिनकी रेवाड़ी रैली में कस्में खाई नरेंद्र मोदी जी ने, और महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर चौधरी देवीलाल से लेकर तमाम किसान बड़े नेता उनको अपना आदर्श मानते थे और देश का किसान उनको आदर्श मानता है। जो लड़ाई सर छोटू राम ने लड़ी देश के किसान के लिए, मजदूर के लिए, वो किसी ने नहीं लड़ी। उनको रहबरे आजम ऐसे ही नहीं कहा जाता था। तो आज उनके जो वंशज हैं, उनके जो परिवार के सदस्य हैं, इनके पार्टी के जो नेता हैं और बहुत बड़े किसान नेता भी हैं देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी में चौधरी वीरेंद्र सिंह की मैं बात करना चाहता हूं, आज वो खुलकर इनके सामने आए हैं और किसान का पक्ष उन्होंने उठाया, लीक से हटकर वो बोले हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। देखिए, जिसका जमीर जाग जाता है और जो किसान की बात करता है उसकी बात सुनी नहीं जाती। और दोनों, जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दोनों सदनों में कांग्रेस के अलावा भी जो विपक्षी दल थे उनको इन्होंने सस्पेंड तक किया और शीतकालीन सत्र को इन्होंने चलाने से मना कर दिया। तो देश समझ रहा है, देश पागल नहीं है मोदी जी, ये देश अडानी अंबानी के कहने से नहीं चलेगा। ये देश किसान और मजदूर की हालात को देख रहा है। संवेदनाएं आपकी मर सकती हैं लेकिन देश की संवेदनाएं नहीं मरी हैं। 23 लोग शहादत दे चुके हैं। मुझे कबीर साहब की एक पंक्ति याद आती है कि लीक लीक तीरों चले कायर कूद कपूत और बिना लीक तीरों चले शायर सिंह सपूत। जो आदमी लीक से हट के बात करता है, किसान मजदूर की बात उठाता है, तो आप कहते हैं कि व्यक्तिगत राय है उसकी, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप किसकी मानेंगे? आप अपने पार्टी के नेताओं की नहीं मान रहे, आप अपने गठबंधन के जो आपके दल है उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं आप, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान कब तक शहादत देगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वही किसान और मजदूर है जिन्होंने इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ा था। मोदी जी, ये तानाशाही से देश नहीं चलेगा, ये अडानी अंबानी जी की सोच से देश नहीं चलेगा, ये आपकी कट्टरपंथी जो सोच है उससे देश नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, कुछ फैसले छोड़ देते हैं, जनता इसका निर्धारण कर लेगी। चंदेलिया जी, और मुझे लगता है कि इसका जवाब भी वीरेंद्र चौहान जी दे देंगे। ठीक है, अमनदीप केसरी जी, कुछ बातों पर आपको आपत्ति थी, मैं चाहूंगा उसको क्लियर करें। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है चंदेलिया, आपसे मैं चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ, आप किसान की सुनिए। ठीक है, अमनदीप केसरी जी, आपने सीआईडी कैसे खत्म कर दिया? सीआईडी, आप सीआईडी का आपकी फुल फॉर्म जानते हैं? सीआईडी का मतलब क्या है? सीआईडी क्या जानते हैं आप? क्या सीआईडी? आपको तो एमएसपी का भी नहीं मालूम। आप तो चैनल पे बैठ के कह रहे हो कि एमएसपी खत्म हो गया। ऐसे झूठे लोग किसानों के हिमायती हो सकते हैं क्या? आप झूठ की राजनीति आप करें, देश से झूठ बोलने का काम आपने किया। चंदेलिया जी, ये बता दो एमएसपी खत्म हो गया क्या? जब तक रद्द नहीं करेंगे, काले कानून के भाई, वो एकदम सफेद कानून। एक एक कार्यकर्ता किसान मजदूर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा। ठीक है, चलिए आपकी सरकार, चलिए ठीक है, हो गया चंदेलिया जी, चंदेलिया जी हो गया। चंदेलिया जी आप थोड़ा शांत हो जाएं। अमनदीप केसरी जी, वीरेंद्र जी की कुछ बातों पर आपको आपत्ति थी। अमनदीप केसरी जी, वीरेंद्र जी की कुछ बातों पर आपको आपत्ति थी। चंदेलिया जी ठीक है, शांत हो जाए भाई। चंदेलिया जी अपने बात रख ली। दीपेंद्र हुड्डा के भाषण सुन लेना लोकसभा में, राज्यसभा में दिए हुए, आपको समझ में आ जाएगा। तो पूरा देश सुन रहा है नरेंद्र मोदी जी के उसी दिन सुन लीजिए जरा, अपने क्या कहते थे वो मध्य प्रदेश में क्या कहते थे किसान को विकल्प देने के लिए सरकार में वो विकल्प मांगते थे, वो विकल्प मांगते थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा सदन में खड़े होकर के
हमने विकल्प दे दिया, तो इधर उधर की बात करेंगे। अरे दिल्ली के दरवाजे, ठीक है, चलिए अब शांत हो जाइए वीरेंद्र चौहान जी, चंदेलिया जी, चलिए शांत हो जाइए भाई। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप आप दोनों लोगों के हो गए, मुझे लगता है बहुत समय हो गया भाई, बहुत समय हो गया। ठीक है, अब शांत हो जाए। अमनदीप केसरी जी, इनके माइक को म्यूट कर दो भाई। जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, किसान भी इसी वजह से परेशान है। ये जो भाजपा कांग्रेस आपस में जो खेल खेलती हैं और जो असली मुद्दे हैं वो रह ही जाते हैं। इसी तरह जो ढंग की बात है वो रह ही जाएगी। भाजपा के साथ तो ठीक है यार, इनका म्यूट करो, मैं इसकी भी बात बताता हूँ। अरे चंदेलिया जी भाई शांत हो जाएं थोड़ा सा भाई, आपने बड़े पुरजोर तरीके से बात रख ली, प्रदेश की जनता ने भी सुन ली, देश की जनता ने भी सुन ली, अब सुन ले कुछ और लोगों की बातों को सुन ले। जिन बात पे आपत्ति थी, सबसे पहले वीरेंद्र चौहान जी ने ये कहा कि किसान को आजादी दी, तो मैं उदाहरण के साथ में, जो मैंने पिछली बातें भी की वो भी उदाहरण के साथ में कही, आगे भी बताता हूँ आपको। हमारे प्रदेश के बहुत ही सम्मानीय आचार्य देवव्रत जी इस समय जो है गुजरात के राज्यपाल हैं, वो एक संस्था से जुड़े रहे, गुरुकुल कुरुक्षेत्र। वीरेंद्र चौहान जी को बड़ा ज्ञान होगा। आप ये कह रहे हैं ना किसान को आजादी नहीं थी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र जैविक खेती करता है और वो अपनी जैविक उपज को, चाहे फल सब्जियां हो, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, वो बिना मंडी के बाहर ही बेचता है। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बाहर बकायदा उसके लिए दुकान बनी हुई है, और इसके गेहूं के लिए भी, धान के लिए भी। ये कह रहे थे कि किसान को आजादी नहीं थी पहले बेचने की। क्या मैं जिनका नाम ले रहा हूं ना, वो मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं इनको। और अगर वो अपराध कर रहे थे तो फिर सरकार उनको सजा दे अगर अपराध कर रहे थे। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। किसान को पहले भी आजादी थी अपना फसल बेचने की, अपना अनाज बेचने की। ये मेरा वाजिब सवाल था। दूसरी बड़ी बात, जो एमएसपी को लेकर के मेरा कहना ये था, आप भी आयुष जी समझिए कि एमएसपी एक रिटर्न में आ जाना हर साल वो काफी नहीं है किसानों के लिए। रिटर्न में तो पहले भी आ रही है, लेकिन मिलती केवल 94%, केवल 6% लोगों को है। केवल 6% फसलों को कह लीजिए, केवल 6% फसलों को एमएसपी मिलती है, 94 को नहीं मिलती। मोदी जी कह रहे हैं कि लिखित में दे दूंगा मैं। अरे भाई, लिखित में देने का क्या काम, पहले भी तो वो ऐसी डमी पड़ी हुई है, आप देते रहिए लिखित में। असली बात तो ये है कि उसको लागू करवाना, उसको 6 से लेकर 100 तक लागू करवाना, उस दिशा में कृषि सुधार होते, उस दिशा में कदम होता। केवल लिख देने से कि एमएसपी को लिखित आश्वासन देना, वो किसानों की मांग नहीं थी। किसानों की असली मांग ये थी कि अगर आप दूसरी व्यवस्था ला रहे हैं तो इस कानून में लिख दीजिए कि आज के बाद कोई भी किसान की फसल खरीदेगा, चाहे प्राइवेट व्यापारी हो, चाहे सरकार हो, वो एमएसपी पे खरीदे। वो लिखने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार केवल इतना कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगी। अरे जारी तो अब भी है, वो कागजों में ही जारी रहेगी, कागजी एमएसपी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए इसका जवाब मैं ले लूंगा वीरेंद्र जी से। अमित नेहरा जी, मुझे बताइए कि किसान ये कह रहा है कि भाई जब तक वापस नहीं लेते हैं हम वापस नहीं जाने वाले। ये बात फिर दोहरा रहे हैं राजेश दहिया जी। यहाँ पर प्रधानमंत्री आज अपील कर रहे थे, भाई रास्ता क्या है, इसका हल कैसे निकलेगा, क्योंकि सरकार अपनी बात पर अड़ी है, किसान अपनी बात पर अड़े हैं। देखिए आयुष, ये तो ये है कि बातों को घुमाना अच्छी तरह आता है सरकार को। तो अभी मैंने एक सवाल पूछा था, मैंने राजनीतिक सवाल कोई नहीं पूछा। मैंने पूछा था कि जो ये कृषि का विषय है, ये राज्य का विषय है या केंद्र का विषय है। तो मेरे को जवाब ये मिला कि इसको पूछने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। नहीं, मैंने बहुत बढ़िया बात है भाई। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सुनो नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आप। आपने ये कहा स्पष्ट रूप से, सुप्रीम कोर्ट निर्धारित कर देगा कि राज्य का विषय या उसका विषय। उससे पहले तो मैंने ये भी कहा, आप मेरी बात सुनिए जी। अब भ्रम हो जाएगा। मैंने ये ऐसा वीरेंद्र जी पहले मेरे को बोलने दी, आप मेरे को बोलने दीजिए, फिर अपनी बात रखिए। आपका टाइम आएगा या नहीं आएगा, आपको अगर बीच में बोलना है तो आप बोल लीजिए। नहीं, मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोलिए। मैं चुप हो गया। मैं केवल एक वाक्य बोलूंगा कि मैंने ये कहा कि कृषि राज्य का विषय है। आप बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। कृषि का ट्रेड, वो ट्रेड पर कानून बनाने के लिए सरकार स्वतंत्र थी, वही किया है। फिर भी किसी को संदेह है तो अदालत जाने का रास्ता खुले। मैंने इतना ही तो कहा। आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने ये कहा कि मैंने इस बात का उत्तर नहीं दिया कि कृषि किसका विषय। मैंने स्पष्ट उत्तर दिया मित्र। ठीक है नेहरा जी, ये ट्रेड में मेरा एक सवाल है, अगर ये ट्रेड में ठीक है, नहीं इनको सुनो। अरे आयुष जी एक बार इनको और बोलने दीजिए। अरे अब अमनदीप केसरी जी बोल रहे हैं, ठीक है। अमित नेहरा जी, ठीक है, उनको क्लैरिफिकेशन देना था, ठीक है। सुनो
नहीं, क्लैरिफिकेशन बाद में भी दे सकते हैं ये। इनका टाइम कौन कह रहा है? मैं इनके बीच में नहीं बोला। ठीक है, ठीक है नेहरा जी, बात जब ये जवाब दे रहे थे मैं बोला था इनके बीच में। भाई आप अगर डिबेट में हैं तो कायदा भी रखना चाहिए, अदब भी रखना चाहिए आपको। अदब नाम की भी चीज होती है। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? भाई मैं आपके बीच में एक शब्द भी नहीं बोला। ठीक है नेहरा जी, ठीक है, मुद्दे पर आ जाते हैं नेहरा जी, मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है, आप सुन लीजिए वीरेंद्र जी, आप सुन लीजिए भाई। देखिए नेहरा जी नाराज हो, सुन लीजिए वीरेंद्र जी, सुन लीजिए। वो तो वरिष्ठ पत्रकार है भाई, वो कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है। मुझे लगता है उनको काउंटर करना इतना भी जरूरी नहीं। ठीक है नेहरा जी कंप्लीट करें। नेहरा जी कंप्लीट करें अपनी बात रखते। उसके ऐसा है, मॉडरेटर बैठा है यहाँ पे, मॉडरेटर बैठा है, उनकी जिम्मेवारी है। आयुष जी की जिम्मेवारी है बीच में बोलना। ये नहीं आप किसी को भी ऐसे आग दे। आप अपना विषय क्यों नहीं रख रहे? आप एक प्रवक्ता है, आप अपनी बात रखिए। मैं रख रहा हूं। तो उसमें क्या है कि इन्होंने कहा कि अदालत में जा सकता है कोई भी। अब अदालत का ये सरकार कितना मान रखती है वो हमने देखा था। SC/ST जो एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि बिना पूछताछ के वो उस पे FIR नहीं कर सकती दर्ज। तो जैसे ये फैसला है तो सरकार इसके खिलाफ कानून ले आई। तो सुप्रीम कोर्ट को मानता कौन है? आप बीच में मत बोलिए, उसके बाद क्या था, शाहबानो का प्रकरण देख लीजिए। तो मैं ये अरे यार आप बोल लीजिए ना। चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है कि नेहरा जी आपकी इतना डर क्यों है? ठीक है, चलिए मेरे पास समय भी बहुत कम है यार, ये इनकी बारी नहीं आएगी क्या? नेहरा जी कंप्लीट करें जल्दी से। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई संसद से ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सबसे सर्वोच्च जो अगर संस्था है वो हमारी संसद है। संसद हमारे लिए कानून बनाती है और कानून इंप्लीमेंट होते हैं, उस अदालत उन्हीं का तो करती है। अब ये अदालत का कितना ये सम्मान करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो ये कह रहे हैं किसानों के हित में लेके आए हैं, तो उसमें अगर किसी को किसान को जाना है उसके खिलाफ तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता। स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो SDM के पास ये अपील हो सकती है। कोर्ट का तो ये इतना सम्मान करते हैं। फिर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, चलो छोड़ दीजिए, वो हमारा बहस का विषय नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि MSP नहीं दिया और हमने कह दिया कि हमने लिख दिया तो दूसरी आके कानून को बदल देगी। अरे भाई बदलेगी, आप बदल रहे हैं तो दूसरी बदल देगी। आप तो अपने में करो ना लागू। तो अगर आपको इतना डर है कि अगर हम ये कानून पारित करेंगे और दूसरी सरकार आएगी तो उसको बदल देगी, तो आप कानून बनाओ मत। भाई ये चीजें भविष्य की मत देखो आप जी। नहीं ठीक है, चलिए बीच में बोल रहे हैं, आप बीच में फिर बोल रहे हैं। नहीं नेहरा जी देखिए वीरेंद्र जी ने ये बात इसलिए कही क्योंकि आपने, ठीक है, इसी चर्चा में ये बात उठी थी। पता नहीं, मुझे भी ध्यान नहीं, शायद आपने कहा किसी और ने ये बात कही गई थी ना कि फिर अगर दूसरी सरकार आएगी, वर्बली कोई बात होगी तो उसको वो पलट भी सकती है, ना माने तो उसका जवाब होता है। वीरेंद्र जी ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, बहुत शार्प में मैं चाहूंगा जवाब दें। मैंने कहा था वीरेंद्र जी मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे ये बताइए, क्योंकि किसान नेता आज भी इस बात को कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी समझा चुके हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई वापस नहीं लेंगे जब तक आप वो धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करने वाले हैं, चाहे उनको साल भर ही क्यों ना बैठना हो। आप कैसे निकालेंगे इसका हल? देखिए, मैं फिर कहूंगा, हम संवाद करने की प्रक्रिया में हैं और बेहतर ढंग से संवाद करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। देश के बहुसंख्यक किसान इन कानूनों के खिलाफ नहीं हैं, वो इन कानूनों के पक्ष में हैं और अंततोगत्वा हमको लगता है कि हम किसानों को ठीक है। चलिए वीरेंद्र जी, अब इसी बात के साथ मुझे चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज ने संबोधन में जो बातें कही उसका इंपैक्ट कितना पड़ता है ये देखना होगा, क्योंकि किसान अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और अब रास्ता कैसे निकलेगा ये समाधान सरकार को ही खोजना है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।